हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28 यानी कार्यपत्रक संख्या 28 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा पाठ रहेगा राष्ट्रवादी आंदोलन का संगठन। राष्ट्रीय आंदोलन है उसका संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, यानी 1870 के दशक से 1947 तक भारत में क्या क्या हुआ जिसके कारण हमें आज़ादी मिली, वो सब कुछ इस पाठ में हमारी विषय वस्तु रहेगा। आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास कैसे हुआ, कौन सी प्रमुख संस्थाएं थी जिन्होंने इसमें योगदान दिया, और अंग्रेजों ने भी इसको रोकने के लिए कौन से कदम उठाए थे, जिन बाधाओं को इन संस्थाओं को पार करना था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 28 यानी कार्यपत्रक संख्या 28 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट विषय सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम इतिहास का पाठ राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 25 जनवरी 2021। राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ है देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति लगाव या अपनेपन की जो भावना है वो राष्ट्रवाद होती है। यानी देश से जो जुड़ाव है, लगाव है, प्रेम है, वो राष्ट्रवाद है। ओके, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो हम एक साथ लगे होते हैं, हम भूल जाते हैं हम किस भाषा को बोलने वाले हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, तो वो राष्ट्रवाद है। या जब हम सुबह सुबह जो मॉर्निंग असेंबली होती है, जब नेशनल एंथम राष्ट्रगान गाया जाता है, तो जो हमारे मन में एक भावना आती है, एक होने की भावना, वो राष्ट्रवाद होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। पिछले जो कार्यपत्रक थे उसमें हमने समझा था कि 1857 का विद्रोह हालांकि कंपनी के सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ये समाज के अलग अलग लोग, अलग अलग वर्ग, किसान, आमजन, व्यापारी, जो शासक वर्ग था, वो भी उससे जुड़ गए थे। अब उन्हें समझ में आने लग गया था कि अंग्रेज भारत के संसाधनों पर कब्जा और भारतीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, और जब तक इस नियंत्रण को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। तो पहली कोशिश थी 1857 की क्रांति। हालांकि उद्देश्य एक नहीं था, एकता नहीं थी, योजना नहीं था, संसाधन नहीं थे, कई सारे कारण थे जिससे वो असफल रहा। लेकिन एक जो समाधान दे गया था, एक रास्ता सुझा दिया था उस 1857 की क्रांति में कि अगर एक होके लड़े तो अंग्रेजों को भागना पड़ेगा, बोरिया बिस्तर लेकर के उनको जाना पड़ेगा। ये भी समझ में आ गया था कि जब तक अंग्रेज नहीं जाएंगे हमारा भला नहीं हो सकता। ये भी समझ में आ गया था कि अंग्रेज है वो हमारे यहाँ पे लूटने के लिए आए हैं, संसाधनों का दोहन करने के लिए आए हैं, इनका उद्देश्य ये नहीं कि भारत का विकास किया जाए। तो कई सारी चीज़ें समझ में आ चुकी थी 1857 की क्रांति से। तो 1857 की क्रांति के बाद धीरे धीरे इसकी शुरुआत होती है। भारतीय लोगों में कई प्रकार की संस्थाओं का भारतीय लोग वो गठन करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से संघर्ष की शुरुआत होती है। तो ये जो चेतना थी भारतीय लोगों में, जो राष्ट्रवाद का भाव था कि हम सब भारतीय हैं, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे से संबंधित है, हमारी साझी संस्कृति है, साझी हमारी विचारधारा है और हमें इस देश को आज़ाद करवाना है, उसके विकास में कई सारी संस्थाओं ने योगदान दिया था, जिन्होंने आगे लेके चले थे। क्योंकि उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, सेलफोन नहीं था कि बस कह दो, मैसेज को फॉरवर्ड कर दो, हो गया, या टीवी पे देख लो, ऐसा कुछ नहीं था। बड़ा टास्क था कि कैसे भारतीय लोगों को एक किया जाए, क्योंकि यातायात के साधन भी तो नहीं थे कि एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से जाया जा सके। तो इसमें कुछ संस्थाएं थी जिन्होंने बड़ा योगदान दिया। उनमें से पहली संस्था है पूना सार्वजनिक सभा, जिसका गठन 1870 में हुआ था। महादेव गोविंद रानाडे, एस.एच. चिपलुंकर और गणेश वासुदेव जोशी इनके संस्थापक या प्रमुख सदस्य थे। पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक अर्थ होता साझा या जो सभी लोगों की हो, आम की, खास की, सब की हो, उसे हम सार्वजनिक बोलते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक स्कूल। ओके, तो ये सार्वजनिक सभा थी, पूना में इसका गठन किया गया था, जिसका गठन 1870 में हुआ था। दूसरी थी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ये जो पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास थी उसकी एक सभा थी कि कैसे भारतीय लोगों को जागरूक किया जाए। इसका गठन 1876 में होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस इसके प्रमुख सदस्य होते हैं। मद्रास महाजन सभा, इसका गठन 1884 में होता है। जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चाडलू इसके प्रमुख सदस्य होते हैं या संस्थापक होते हैं।
इसी तरीके से बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन का भी गठन किया जाता है 1885 में। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयब जी ये प्रमुख सदस्य होते हैं। उसके बाद पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी जिसने आज़ादी की जो हमारी यात्रा थी उसको पूरा किया, जिसमें आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने देश के लोगों को जोड़े रखा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष पर मोर्चा संभाले रखा, वो संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका गठन 1885 में होता है। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज रिटायर्ड ऑफिसर थे जिन्होंने जो इसके संस्थापक थे। इसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी, डी वाचा ये प्रमुख सदस्य थे। तो ये संस्थाएं थी जिनके आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि संस्था का गठन कब किया गया। संस्थापक की अगर बात करें तो बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या पूना सार्वजनिक सभा, इनके संस्थापक भी पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनमें से जो कई संस्थाएं थी तो भारत के किसी हिस्से में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य पूरे भारत के लोगों के लिए निर्धारित किया था। जैसे पूना है तो पूना से थी, मद्रास सार्वजनिक या मद्रास महाजन सभा मद्रास में थी, लेकिन उनका लक्ष्य था कि भारतीय लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें सशक्त बनाया जाए ताकि हम अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर के संघर्ष किया जा सके, अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सके। इन विचारों के अलावा 1870 और 80 के दशक में कुछ कड़े कानूनों के कारण अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में असंतोष भी बढ़ा था। अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के बाद एक डर बैठ गया था। उनके मन में ये हो गया था कि अगर इस बार ये खड़े हुए तो शायद हमें भागना पड़ेगा। तो उन्होंने कई कानून लेकर के आए और वो कानून थे भारतीयों के इस प्रकार के आंदोलन को रोकने के लिए। दोबारा से 1857 की जैसी क्रांति ना हो। उन कानूनों का उल्टा असर हुआ। जैसे जैसे वो कानून आए तो इस बार लोग जागरूक हो चुके थे और लोगों में गुस्सा और ज़्यादा भरा और ज़्यादा वो लोग भड़क गए अंग्रेजों के प्रति, उनमें एकता स्थापित हुई। तो उन कानूनों की बात करें तो कौन कौन से कानून थे जो लाए गए। जैसे 1878 में बात करें तो आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। 1878 में पारित किया गया था। भारतीयों को हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी कि भारतीय वो हथियार नहीं रख पाएंगे और इसको कानून के खिलाफ माना गया था। तो ऐसा विद्रोह को रोकने के लिए किया गया था। दूसरा जो बड़ा कानून था जिसका विरोध किया गया था और जिसका वास्तविक उद्देश्य था आंदोलन को कुचलना, वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर का अर्थ होता देसी, देसी मतलब जैसे लोकल लैंग्वेज है, लोकल बोलते हैं ना, लोकल वर्ड है तो वो वर्नाकुलर वर्ड है। तो देसी प्रेस एक्ट पारित किया गया था कब? 1878 में। क्यों पारित किया गया था? इसका पारित करने का उद्देश्य था कि उस वक्त लोगों को जागरूक कौन कर रहे थे? भारतीय समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो ये कानून उन्हीं के लिए था कि अगर कुछ भी आपत्तिजनक लिखा जाता है तो वो प्रेस या उस समाचार पत्र या पत्रिका की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, मशीनें जब्त कर ली जाएगी, प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। अब आपत्तिजनक क्या था? आपत्तिजनक का मतलब था अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना लिखा जाए, उनके बस गुणगान किए जाए, ये चाहते थे अंग्रेज। तो ये एक बड़ा एक्ट था जिसका विरोध भी हुआ था कि भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर लगाम लगाई जाए। उन्हें लगता था कि ये भारतीयों को भड़का रहे हैं या भारतीयों में एकता स्थापित यही कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने उसको रोकने के लिए देसी प्रेस एक्ट का सहारा लिया। उसी तरीके से इल्बर्ट बिल आया, अच्छी बात थी, लेकिन विवाद हुआ, उससे भारतीयों में गुस्सा बढ़ा। जो असली चेहरा था अंग्रेजों का भारतीयों के सामने आया। 1883 में पारित किया गया था इल्बर्ट बिल को, और इस बिल ने ये एक अधिकार दे दिया था कि अब भारतीय जो जज थे वो अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते, यानी कि अंग्रेजों का कोई मामला है तो उसकी सुनवाई में भारतीय भी जज हो सकता है, जो पहले नहीं होता था। अब अंग्रेजों ने विरोध कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं सही से निर्णय हो गया और हम फंस जाएंगे। उन्हें लगता था कि यूरोपीय होना चाहिए क्योंकि वो पक्षपात करके कैसे भी उन्हें बचा लेंगे। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया क्योंकि उनके नस्ली भेदभाव को सामने ले आए थे कि वो भेदभाव करते हैं, अंग्रेजों के लिए कानून अलग हैं और भारतीयों के लिए कानून अलग हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में एक एक्टिविटी दी गई है और 4 प्रश्न दिए गए। पहले हम क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया, पुनः सार्वजनिक सभा शब्द में सार्वजनिक से आप क्या समझते हैं? तो सार्वजनिक शब्द का अर्थ होता है साझा या आम व खास सभी लोगों के लिए, उसको बोलते हैं हम सार्वजनिक। जैसे हम बोलते हैं सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक हॉस्पिटल, ओके, इसको हम वैसे तो गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, यानी सब लोगों का साझा होता है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने किस प्रकार भारतीय लोगों को प्रभावित किया?
तो इस एक्ट के बाद अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार दे दिए गए कि भारतीय समाचार पत्रों में किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर उस समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त किया जा सकता था। तो कैसे प्रभावित किया कि इससे भारतीय समाचार पत्र उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया कि कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित किया जाता तो उनकी संपत्ति को, उनकी प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाता था। यानी ये एक तरीका था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने का। तीसरा जो प्रश्न दिया गया, इल्बर्ट बिल क्या था, ये हमें बताना है और साथ साथ इसे वापस क्यों लिया गया था ये भी बताना है। तो इल्बर्ट बिल 1883 में पारित किया गया था। इसके अनुसार अब भारतीय जो जज थे वो अंग्रेज या यूरोपीय लोगों की न्यायिक सुनवाई कर सकते थे। अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार को इसे वापस लेना पड़ा था। उसके बाद चौथा जो प्रश्न दिया गया, फोर्थ जो क्वेश्चन है, आपके विचार से उपरोक्त इन कानूनों में से किस कानून ने भारतीयों को प्रभावित किया होगा? किस कानून ने प्रभावित किया, सर्वाधिक नहीं, किस कानून ने प्रभावित किया होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो मेरे अनुसार यानी आपके अनुसार जो उपरोक्त तीनों कानूनों ने ही भारतीयों को प्रभावित किया था, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित देसी प्रेस एक्ट ने किया था। देसी प्रेस एक्ट पारित करने का उद्देश्य था भारतीय नेताओं की आवाज को दबाना और अंग्रेजों के खिलाफ तैयार हो रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। इसलिए वो जो समाचार पत्र पत्रिकाएं थी उनके ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, चौथा जो प्रश्न था। पांचवा जो प्रश्न है, जो गतिविधि है हमारी, क्रियाकलाप दिया गया एक्ट डी में है कि अपने अध्यापक, अध्यापिका या अभिभावकों की सहायता से अपनी पसंद के स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व की किसी एक राष्ट्रीय संस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लिखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान सबसे अहम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही सभी लोगों को एक साथ संघर्ष के लिए तैयार किया था, एकता का प्रचार प्रसार किया था। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर है वो ठीक से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी, जब आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आप तक पहुँच रहा है और आपको कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।